इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही 12 नंबर पर जो उनका स्वीकृत हुआ है उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय पदों उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्शन अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 द के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रांडिंग साइनेज हेतु 5 करोड़ 5 लाख के अधीन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सरकारी आवास आवंटन नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसमें ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य में मुख्यालय में पदस्थापित हैं और यहाँ से फिर कहीं बाहर उनका स्थानांतरण होता है तो उपलब्धता के आधार पर बहुमंजिलीय जो आवास बने हुए हैं उसमें उनको 1 वर्ष तक के लिए शुरुआत में आवास का आवंटन किया जा सकता है। जैसे अगर परिवार यहीं रह जाता है तो पहले उनको शिफ्ट होना होता था, उसके लिए ही ये एक प्रावधान किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला प्रावधान है एजेंडा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित आईडीए और बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त कोटि में औद्योगिक भूमि शेड के लीज बिक्री अंतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट की अवधि को विस्तारित किया गया है, जब तक कि नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित नहीं हो जाती। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का ही अगला एजेंडा है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा है योजना एवं विकास विभाग का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन किया गया और बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 बनाने की स्वीकृति दी गई। ये इसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा आपको एक बार। एजेंडा पूरा हो जाता है फिर से कोई बात नहीं।
एक तो इसमें राशि का संशोधन किया गया है, जहां पहले 20 रुपए था, उसके स्थान पर 2 रुपए किया गया है, और वैसे ही 50 रुपए के स्थान पर 5 रुपए किया गया है। ये अलग अलग नियमों में संशोधन है। और सुविधा के लिए इसमें जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के बाद या मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी शब्द को जोड़ा गया है, ताकि ज्यादा आसानी से इसको निर्गत किया जा सके। ये उद्देश्य इसका। अगला एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जहां पर 38.77 एकड़ जमीन अंचल पुनपुन के मौजा धरहरा में बिहार जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, क्रमांक 20 पर, जिसके द्वारा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। नियमावली की कॉपी में दे देंगे सर बाद में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से फिर बताऊंगा। विधि विभाग का है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। इसकी स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा है, जहां विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 23 पर विधि विभाग का ही एजेंडा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुभाष सेल हेतु कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का है, गृह विभाग से भी संबंधित है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता अधिकतम ₹25,000, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, इसकी स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर वित्त विभाग द्वारा बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। इसको भी जरा ब्रीफ कीजिएगा सर। 25 आतंकवाद विरोधी दस्ता में कितने लोग होंगे? अभी वो डेटा तो मैं आपको तुरंत नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि उनका काम ऐसा है जो बहुत जोखिम भरा है, इसकी वजह से ये बहुत दिनों से पेंडिंग एक डिमांड थी और उस पर ही स्वीकृति दी गई है। हाँ, अमीन में प्रोन्नति के सोपान निर्धारित किए गए हैं। अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन, ये लेवल 4 एवं लेवल 5 में बनाया गया है। पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रोमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर है। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है, बीसीएफ के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है, और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है।
दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का है, जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में संशोधन किया गया और उसके द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 पर अनुमोदन दिया गया। सर, इसमें क्या चेंज हुआ सर बताया जाएगा। क्रमांक 34 और पदक विजेता की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम खेल अर्हता क्या होगा, किस वेतन स्तर के लिए, इसको निर्धारित किया गया है। जैसे वेतन स्तर 1, 2, 3 में किनको हम नियुक्त करेंगे, वेतन स्तर 6 में किनको नियुक्त करेंगे, 7 और 9 में किनको नियुक्त करेंगे, ये पहले से विवरण नहीं था, वो उन विवरणों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से ट्रायल और परीक्षण के आधार पर भी मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कैसे की जाएगी और किन ग्रेड में की जाएगी, उसके लिए भी अर्हताएं निर्धारित की गई। और विशेष मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित एक प्रावधान किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि चयन समिति को इस प्रावधान के तहत उन खिलाड़ियों की भर्ती और चयन पर विचार करने का विवेकाधिकार होगा जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया हो। तो ये सब इसमें किया गया है। और इसके अलावा भी कितने कितने किए जाएंगे, जैसे नियम 7(3) में ये डाला गया है कि किसी एक खेल विधा में एक वर्ष में 5 पुरुष और 5 महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। उसी तरीके से दलीय स्पर्धा में यदि टीम के सभी सदस्य जिनके पास आवश्यक योग्यता है नियुक्ति या चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो चयन समिति टीम के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगी। इस तरीके के ऐसे, चूंकि अब कुछ समय ये चल गया है यहाँ पे, तो जैसे जैसे नई चीजें समझ में आ रही हैं उनके अनुरूप प्रावधानों में संशोधन किया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय में नए
जो आपराधिक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के आलोक में अभियोजन सेवा के पुनर्गठन हेतु उसके सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 760 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और इसमें पदनामों में भी परिवर्तन की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के अंतर्गत ही सैनिक कल्याण कार्यालय 13 पहले से बने हुए थे, 12 नवसृजित कार्यालय हैं। उनके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और सभी जिलों में एक सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है ताकि कामों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। नहीं, कुल पदों की संख्या 36 नंबर बताइए। कुल पदों की संख्या 97 है, 97। गृह विभाग का ये अगला एजेंडा था जिसमें मादक पदार्थ एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार को आर्थिक अपराध इकाई से और मद्य निषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से अलग करके एक सेपरेट इकाई बनाया गया है जिसको मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाएगा। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार में है, वैसे ही उनका सुझाव था कि राज्य में भी इसे गठित किया जाए। हमारे यहाँ मद्य निषेध इकाई पहले से थी और आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए भी अलग से एक टीम गठित थी। अब इन दोनों को जोड़ करके एक सेपरेट वर्टिकल बनाया जा रहा है। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1121 रुपये किया गया है। ये आज की तारीख में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप है। इससे अगर